हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट सिमुआरा। तो आज हम एक नए टॉपिक पे आए हैं फिर से, और हम आज का क्वेश्चन जो है संविधान की प्रस्तावना प्रीमेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो ज़्यादातर आते हैं घूम फिर करके, हमेशा देखे जाते हैं एग्जाम में। उन सवालों को हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, 20-25 क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं बनता है। तो ठीक है, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम देखेंगे। और अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, स्टेनो, एमटीएस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, झारखंड एसएससी, किसी का भी तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बहुत चुन के निकाले गए हैं। ठीक है, तो इसको देखें, बहुत ध्यान से देखें, और हो सके तो नोट्स बना लें, ताकि आगे फ्यूचर में आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक नज़र मार लो नोट्स पे, दैट्स ओके। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ये तीन चीजें शुरू में, जब हमारा, आपको पता है कि भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो जब बन के तैयार हुआ था, तो उस समय ये चीजें नहीं थी हमारे प्रीएम्बल में, हमारी प्रस्तावना में ये तीन चीजें नहीं थी। तो ये कब जोड़ा गया? इन तीन चीजों को बाद में एक संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? वो अमेंडमेंट एक्ट था 42। इसमें क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, सोशलिस्ट, है ना, सेकुलर एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया नेशन, राष्ट्र की एकता, अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। तो 42 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये तीन शब्द जोड़े गए थे। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रस्तावना की जब बात है, थोड़ा सा मैं बता दूं प्रस्तावना क्या है। ये आप देखेंगे, जो भी सरकारी स्कूल की जो किताबें होती है, उसके पहले पृष्ठ में ही लिखा, पलटने के बाद लिखा होता है, ज्यादातर किताबों में जो लिखा होता है, हम भारत के लोग, इस तरह से शुरू होता है। तो आप देख लीजिएगा, प्रस्तावना आप याद कर लीजिए, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पर ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, और इसमें क्या क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा संविधान। इसमें काफी सारे बदलाव हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे बदलाव हुए थे। इसी के तहत 1976 में ही, 42वें संविधान संशोधन में ही 10 आपका फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी होता है, फंडामेंटल राइट होता है, ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं हमारे? 10। फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे? 6। तो इन सबको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। ये किस चीज, किस कमेटी के आधार पर हुआ था? तो एक था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। आगे है 44वां 44th अमेंडमेंट, ये हुआ था 1978 में। 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। इसमें क्या दिया गया था? तो इसमें जो संपत्ति के अधिकार है उसको लीगल राइट दिया गया था। आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, मौलिक फंडामेंटल राइट था, तभी तो फंडामेंटल राइट हमारे पहले थे 7। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में 1978 के दौरान, इसको संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटा करके 300 ए में डाल दिया गया। ठीक है, 300 ए में, और इसको बना दिया क्या? लीगल राइट। लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है, संवैधानिक अधिकार देता है, तो उसको टिक करना है। वो नहीं आता है, अगर विधिक अधिकार दिया जाता है, अगर कानूनी अधिकार है, तो आपको उसको टिक करना है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 52वें संविधान संशोधन में क्या होता है? इसमें एक आया था रूल, जिसको बोलते हैं दल बदल, आपने सुना होगा, दल दल बदल, इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको क्या कहता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब कोई एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता, अगर जाता है तो उसका एक रूल है एंटी डिफेक्शन लॉ कि 2/3
2/3 से कम कैंडिडेट को लेके जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसके सारे सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये आया था 52वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 52वें संविधान संशोधन? 1985। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें हुआ था 1976, 44वें 1978 और 52वें 1985। 42वें में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 44वें में आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और 52वें संविधान में दल बदल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहला देश जिसने अपने लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाया था, मतलब पहला कौन सा कंट्री था, फर्स्ट कंट्री जिसने प्रस्तावना को अपनाया था और उसका संविधान कैसा था, लिखित। अभी कुछ देश है जिनका संविधान लिखित नहीं है, जैसे यूके, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है ना। तो पहला कौन सा था, वो है यूएसए। सबसे पहले यूएसए ने प्रस्तावना को अपनाया था। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इंडिया ने भी बोरो कहां से किया है, यूएसए से ही किया है। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि भारत के संविधान में प्रस्तावना वो कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माताओं के दर्शन और मूल्यों में परिलक्षित होते हैं। अब जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, तो उनके दर्शन और मूल्य, जितनी भी उनकी फिलॉसफी थी, वो किस में परिलक्षित थे। कहा जाता है ना कि पूरा का पूरा एक आईना, एक दर्पण, एक निचोड़ कहाँ पे रखे थे, तो सब के सब कहाँ रखा गया था, प्रस्तावना में रखा गया था। मतलब प्रस्तावना को पढ़ के ही आप बता सकते हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या थी, क्या ये कहना चाहते थे संविधान में, और क्या इसमें है। इसको एक दर्पण की तरह देखा जाता है, मतलब आईना है हमारे संविधान का, इसको आईना भी कहा जाता है, दर्पण भी कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक हैं, मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि अभी कितने हैं, 6 हैं। अगर बात करें तो ये कितना है भाग, ये आपका पार्ट 3 के अंदर में है। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है। नीति निर्देशक जो है पार्ट 4 में है। मौलिक कर्तव्य है 4A में। ये ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार आर्टिकल कितना से कितना तक है, आर्टिकल है 12 से 35 तक, और नीति निर्देशक 36 से 51 तक, है ना। अब मौलिक कर्तव्य है 51A में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे इनसे भी रिलेटेड जो भी सवाल आ रहा होगा। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हमारे प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में संघ का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लोक संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, और संघ, संघ की कहीं भी संघ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, उदारवाद का प्रतीक है। उदारवाद क्या होता है, उदारवाद जिसको क्या बोलते हैं हम, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म उदारवाद का प्रतीक है। उदारीकरण, प्राकृतिक और व्यवहार, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, और धार्मिक संरक्षणवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता होती है एक तो ये सब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता होती है, जो आपका DPSP में है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंदर में है। एक सामाजिक पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, क्या बोलते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, जो हमारे संविधान पार्ट 3 में लिखा गया है, जो कि आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक राइट है, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, वो पॉलिटिकल फ्रीडम है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की जो स्वतंत्रता होता है, एक तो यह हो गया सामाजिक आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, उल्लेख है। और राजनीतिक स्वतंत्रता जो है हमारा मौलिक अधिकार में है। ठीक है, तो उदारवाद का प्रतीक क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता अगर मिलती है तो हम उसे उदारवाद कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है अभी तक। तो अभी तक सिर्फ एक बार किया गया है, अभी मैंने बताया आपको 1976। कौन सा, 42।
42वें संविधान संशोधन 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। तो एक ही बार अभी तक संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का क्रम क्या है? इन शब्दों का क्रम क्या है? अगर आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें देखना है कि इन शब्दों किस क्रम में सारे के सारे शब्द आ रहे हैं। तो इसमें जो क्रम है वो सबसे पहले है आपका संप्रभु। संप्रभु क्या होता है? सोवरेनिटी, मतलब कोई भी व्यक्ति खुद कोई भी कदम उठाने के लिए, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है आपका, ये पहला नंबर पे हो जाएगा, पहला नंबर पे हो गया संप्रभु, दूसरा नंबर पे हो गया समाजवादी, और तीसरा नंबर पर धर्मनिरपेक्ष, चौथा नंबर पे हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक, और पांचवा नंबर पे हो जाएगा गणराज्य। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? 3 2, हाँ ये वाला 3 2 4 1 5। प्रस्तावना में इन शब्दों का क्रम में से सबसे पहले हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये क्रम है, तो क्रम भी याद रखना है, सवाल एग्जाम में आते हैं। प्रस्तावना में हम शब्द का क्या अर्थ है? हम मतलब हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग। हम का मतलब क्या होता है? भारत के लोग। हम कहने से मतलब भारत के लोग, हम पूरे भारत के लोग। प्रस्तावना में जो शब्द है इसका अर्थ है। संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य हमारे प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका अनुच्छेद 14 है, इसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, कानून के आगे सब बराबर है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 जो आपका है वो कहता है अवसर की समानता, अवसर की समानता। फिर आपका अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान रखेगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता है, किसी भी लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कहने का मतलब है अगर कोई जॉब निकलती है तो उसमें सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। कहीं एडमिशन होना है तो सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, किसी भी चीज में सबको बराबर मौका दिया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 15 जो कहता है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो तीनों के तीनों कहीं ना कहीं समानता से संबंधित है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो ये सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बताती है किसी भी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? हीन मतलब नीचा, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसको नीचा नहीं मानना चाहिए कि वो नीची जाति का है, नीचे धर्म का है, ये नहीं बताना चाहिए। तो ये क्या विशेषता है? इसकी कौन सी विशेषता है? ये बंधुत्व। बंधुत्व मतलब फ्रैटरनिटी, फ्रैटरनिटी जिसको हम क्या बोलते हैं? भाईचारा, है ना, सबसे मिलकर रहना है, भाईचारा बना कर रखना है आपस में। तो ये संविधान के अंदर में ये विशेषता है। इसको क्या बोलते हैं? हीन की बात आ जाए तो उसको हम फ्रैटरनिटी से रिलेट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हमें संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं? ध्यान देना, हमारे संविधान में जो हमारी लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र ऐसे भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रस्तावना में। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ पे मिलते हैं? प्रस्तावना में मिलते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ से पता चलता है? प्रस्तावना से पता चलता है। आगे देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कितना से कितना तक? 12 से 35 तक। आपको पता है, इतना देर में पता ही चल गया होगा अब तक। भाग 4, भाग 4 में क्या है आपका? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में कहाँ से बोरो किया गया? आयरलैंड से। अच्छा एक बात बताइए, आयरलैंड ने कहाँ से बोरो किया है? तो आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया है, ध्यान रखिएगा।
हम यहाँ तक जानते थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से, मतलब स्पेन आयरलैंड होते हुए हमने बोरो किया उसको। ठीक है, तो भाग 4 में है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, अब भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है ना। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो हो गया क्लियर सारा कुछ। फिर से एक बार, लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में मिलता है। भाग 3 जिसको फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं और आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया था। यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो उनके समक्ष जो प्रस्ताव रखे थे और प्रपोज किए थे, प्रपोजल रखे थे, वो किन्होंने रखे थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बी आर अम्बेडकर आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी तो हमारे संविधान के वो किसी भी सेशन में भाग ही नहीं लिए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। गणतंत्र का अर्थ है कि अंतिम शक्ति, जो कि किसके पास होती है? अंतिम शक्ति, लास्ट पावर, या इसको हम सुप्रीम पावर भी कह सकते हैं। सुप्रीम पावर किसके पास होता है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा, इतने देर से पढ़ रहे हैं और काफी पहले भी पढ़े होंगे कि भारत में सुप्रीम पावर किसके पास होता है? जनता के पास होता है, लोगों के पास होता है। जिसको मन करे उसको बैठा सकता है, गद्दी पे जिसको चाहे उसको हटा सकता है, जो अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो सुप्रीम पावर किसके पास हो गया? लोगों के पास हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शर्तें शामिल नहीं है। अब देख लीजिए 26 जनवरी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को जब बना था, बन के रेडी हो गया था, तो उसमें क्या क्या नहीं था? उसमें जो संविधान की प्रस्तावना था उसमें कौन कौन सी चीज शामिल नहीं थी? मैंने आपको बताया कि अभी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, 3 चीज आया था। कौन कौन आया था उसमें? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, है ना। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तीनों जब 1976 में जोड़े गए तो जाहिर सी बात है इसमें वे नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। कौन कौन सा नहीं था? समाजवादी नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता शब्द नहीं था। गणतंत्र तो पहले से ही था, इस बात को ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसमें किस चीज का उल्लेख नहीं है? न्याय का है, बंधुत्व का है, गरिमा की स्वतंत्रता का है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। हमारे प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार हमारे संविधान के कितना आर्टिकल में है? 326 में वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार कितना साल का होता है? 18 साल का। जो भी व्यक्ति 18 साल का है वो वोट कर सकता है। इससे पहले क्या था? 21 साल था। पहले वोट करने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या थी? 21 थी। और फिर 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत इसको क्या कर दिया गया था? 18 साल कर दिया गया था, जो कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 326 में। 326 के तहत 18वें जो वयस्क मताधिकार है और अनुच्छेद 326 में वर्णित है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख में क्या नहीं है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो आपको याद रखने हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत केस, एक केस था 1976 में। उसमें संविधान की मूल संरचना जैसे कि प्रस्तावना में परिभाषित है को बदला नहीं जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम भारत केस क्या है? तो इसमें कहा गया था, एक केशवानंद भारती बनाम भारत केस में कहा गया था 1976 में कि संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि सब प्रस्तावना में परिभाषित है को बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं एक अब बात और बता दूं, एक था गोलकनाथ बनाम भारत केस। गोलकनाथ बनाम भारत केस में कहा गया था कि संविधान के मौलिक अधिकार में परिवर्तित नहीं किया सकता।
मौलिक अधिकार में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती विवाद क्या कहता है? केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार केस का इसमें कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता है। और गोलकनाथ बनाम भारत सरकार केस में कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को, धर्मनिरपेक्ष क्या है? सेकुलर जिसको हम बोलते हैं। किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। वैसा राज्य जिसका कोई धर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई धर्म नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान रहे हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी धर्म को, मतलब आप एक ही धर्म को माने और लोगों को बाध्य करें कि आप भी इसी धर्म को मानो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी धर्म अपना सको, जो भी आपको धर्म है वो अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म को अपना सकते हैं। ये इसको बोलते हैं हम सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप, राजनीतिक भविष्य। पॉलिटिकल होरोस्कोप मतलब राजनीतिक भविष्य। एक इसने राजनीतिक का कुंडली है ना, राजनीति का कुंडली भी कहा जाता है। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को राजनीति का कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। आत्मा से एक बात और ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो क्या कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। वो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था 32 के तहत, और इसको संविधान की आत्मा कहा था। किसने? B.R. अम्बेडकर। यहाँ पर आत्मा से उधर मत चले जाना है। संविधान की आत्मा किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठीक है। और आर्टिकल 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना हमारा पहचान पत्र है, मतलब प्रीमेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था? N.A. पालकी वाला। ऐसा कहने वाले कौन थे? N.A. पालकी वाला। और प्रस्तावना के पृष्ठ को सजाया था किसने? प्रस्तावना का जो पृष्ठ आप देखिए, प्रस्तावना लिखा रहता है, उसके चारों तरफ बहुत बढ़िया से ऐसे डिजाइन किया हुआ रहता है और बीच में प्रस्तावना लिखा गया है। ठीक, तो इस पृष्ठ को सजाया था किसने? इस पृष्ठ को सजाया थे राम मोहन सिन्हा ने। ध्यान रखिए, प्रस्तावना के पृष्ठ को किन्होंने सजाया था? राम मोहन सिन्हा ने। प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? N.A. पालकी वाला ने। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और आप भी देखें, पढ़ें, आनंद लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।